यह है पृथ्वी, जिसे द ब्लू प्लैनेट अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। अर्थ एक मात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, और अर्थ पे इतने सारे देशों के बीच एक हमारा देश है, इंडिया। इंडिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटीज़ हैं उसकी सिटीज़ में, शहरों में। और अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट शहर यानी सिटी कौन सी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग बोलेंगे मुंबई, क्योंकि मुंबई है फाइनेंशियल, कमर्शियल एंड एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ इंडिया। लेकिन मुंबई को ऐसा क्या इम्पोर्टेंट बनाता है, ऐसा क्या है मुंबई में जो उसे इतना इम्पोर्टेंट बनाता है? तो उसका जवाब आप बोलेंगे वहाँ पे होने वाली इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ और वहाँ पे रहने वाले वीआईपी लोगों की वजह से। वीआईपी लोग यानी कि बॉलीवुड जैसे शाहरुख, सलमान। क्रिकेट की बात करें तो वहाँ विराट कोहली, रोहित शर्मा और गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाने वाले सचिन तेंदुलकर भी वहीं रहते हैं। बिजनेस की बात करें तो अंबानी, टाटा, बिरला भी वहीं रहते हैं। और इनके साथ रहते हैं लाखों करोड़ों डाइवर्स बैकग्राउंड से आए हुए लोग जो मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। इसी डिपेंडेंसी की वजह से वो लोग एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। ये सिस्टम क्रिएट करने में बहुत टाइम लगता है। मुंबई को यहाँ पहुँचने में 70 साल से भी ज़्यादा समय लगा है, जहाँ मुंबई आज है। अब ज़रा इमेजिन कीजिए दोस्तों, कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर बोले कि मुंबई के लोगों को मुंबई खाली करना होगा क्योंकि उनको वहाँ पे कोयले की खुदाई करनी है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? लोग इस चीज़ को मान लेंगे या लोग इसका विरोध करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली लोग रोड पर उतर जाएंगे, लड़ाई करेंगे सरकार से, अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए दिन रात धरना देंगे, चाहे दिन हो या चाहे रात, मार्च निकालेंगे, लेकिन अपने हक के लिए लड़ेंगे। ये तो बात थी हमारी। पर आपको क्या लगता है, अगर ये सब जानवरों के साथ हो तो क्या जानवर भी अपना हक मांगने के लिए रोड पर उतर सकते हैं? क्या वो ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं दोस्तों। जैसे हम शहरों में रहते हैं, जानवर जंगलों में रहते हैं, और जंगलों में सबसे इंपॉर्टेंट जंगल होते हैं रेन फॉरेस्ट। इंडिया में 6 जगह रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसमें से एक रेन फॉरेस्ट आज खतरे में है। वो रेन फॉरेस्ट है दोस्तों असम में। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया में 6 जगह रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, लेकिन ये वाला रेन फॉरेस्ट दोस्तों, इट इज़ द लार्जेस्ट लोलैंड रेन फॉरेस्ट इन इंडिया। इसी की वजह से इसे अमेज़न ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। इस रेन फॉरेस्ट का नाम है देहिंग पटकाई। अगर आप इसकी एंट्रेंस पर ही बोर्ड को पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपके होश उड़ जाएंगे। जरा एक बार नज़र डाल के देखिए, टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी इट ऑफर्स। मैमल्स 440 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, वाइल्ड बर्ड्स की 300 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, रेप्टाइल्स की 40 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। अब आप पूछेंगे कि एक रेन फॉरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आम जंगलों के मुकाबले? तो जैसे मुंबई में दिन रात इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ चलती रहती है, वैसे ही रेन फॉरेस्ट में भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ दिन रात चलती हैं। जैसे कि ये बिगेस्ट इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करता है, दुनिया के सबसे बिगेस्ट इकोसिस्टम्स को। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जंगली जानवरों का घर है यहाँ पे। हमारे शहरों से जो धुआं उठता है, कार्बन उठता है, उसको ये एब्जॉर्ब करता है। हमें जो ऑक्सीजन चाहिए होता है वो हमें प्रोवाइड करता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मेंटेन करता है और सॉइल प्रोफाइल भी बना के रखता है। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ वीआईपी जानवर भी रहते हैं, जैसे टाइगर, एलिफेंट, हुलॉक गिबन, इंडियन लेपर्ड, ब्लू लॉरिस, पेंगोलिन, क्लाउडेड लेपर्ड जो बहुत दुर्लभ है। पक्षियों की बात करें तो आपको हॉर्नबिल, किंगफिशर, इंडियन डार्टर और यूहाइना जैसी काफ़ी प्रजातियां यहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर मैं वनस्पतियों की, पेड़ पौधों की बात करूँ तो अनगिनत, देयर इज नो काउंट ऑफ इट। और ये सब जानवर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर रहते हैं। इसी डिपेंडेंसी की वजह से यहाँ पे भी एक सिस्टम क्रिएट होता है दोस्तों, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। और यहाँ का तो बहुत बड़ा है, इसलिए मेगा इकोसिस्टम कहना ज़्यादा सही होगा। अब इस इकोसिस्टम को मद्देनजर रखते हुए, इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए भारत सरकार ने 2004 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया था। अब आप बोलेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों वो एरिया जहाँ एनिमल्स और उनकी सराउंडिंग्स को प्रोटेक्ट किया जाता है बाहरी किसी भी डिस्टर्बेंस से। तो अभी प्रॉब्लम कहाँ आई दोस्तों? गवर्नमेंट के ही अंडर आने वाली मिनिस्ट्री ऑफ कोल, जिसके अंडर आती है कोल इंडिया नाम की कंपनी, उसने एक प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा था कि वो लोग इस रेन फॉरेस्ट को साफ करेंगे, उसका करीब 98 हेक्टेयर ज़मीन को, और वहाँ पे कोयला
निकालने के लिए खुदाई करेंगे। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसका काम है जानवरों को बचाना, उनके हैबिटेट को बचाना, उन्होंने हरी झंडी दे दी। ये आप दूसरी न्यूज़ देख सकते हैं, द हिंदू में पब्लिश हुई थी। पूरी इंडिया से लोग गुस्सा हो रहे हैं NBWL के इस फैसले पर कि उन्होंने हरी झंडी दे दी, जबकि उनको इसकी इंपॉर्टेंस पता है। कोल इंडिया को तो चलिए नहीं समझ में होगी कि वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है रेन फॉरेस्ट की, लेकिन NBWL का तो काम है दोस्तों उनके राइट्स को बचाना, उस जगह को बचाना, उसकी इंपॉर्टेंस इनको पता है, फिर भी इन्होंने हरी झंडी दे दी उनको। और कोल इंडिया के ऊपर तो पहले से ही केस है वहाँ इलीगल माइनिंग करने का। तो दोस्तों आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, अगर ये प्रोजेक्ट वहाँ शुरू हो गया तो क्या होगा। कोल माइनिंग के लिए आपको पता है क्या किया जाता है? सबसे पहले तो ऊपर की वेजिटेशन को हटा दिया जाता है, टॉप लेयर को, वहाँ पे पेड़ काटे जाते हैं। कुछ ही समय में वहाँ का सिनेरियो कुछ ऐसा दिखने लगता है, और ऊपर की लेयर को हटाने के लिए वहाँ एक्सप्लोजिव्स का यूज़ किया जाता है, वहाँ गड्ढे खोदने के लिए डायनामाइट जैसे एक्सप्लोजिव्स का यूज़ होता है। ज़रा सोचिए दोस्तों, जब दिवाली पे छोटे से बम फटते हैं तो वहाँ के कुत्तों का क्या हाल होता है। अब ज़रा सोचिए कि इन बड़े बड़े डायनामाइट्स की वजह से वहाँ के जानवरों का क्या होगा। शॉक वेव्स की वजह से तितलियाँ, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तो ऐसे ही मर जाते हैं। ज़मीन में रहने वाले जानवर, जीव जंतु शॉक वेव्स की वजह से या वहाँ पे ट्रेमर्स की वजह से दब के मर सकते हैं। पैनिक की वजह से लोग दूसरी ओर भागने लगते हैं, शायद इंसानों की बस्तियों में भी घुस जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। और तो और दोस्तों, जो इससे ऐश उड़ता है उसकी वजह से पौधों के ऊपर एक परत जम जाती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता और वो मर जाते हैं। आसपास की जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वहाँ का पानी बहुत पॉल्यूट हो जाता है, क्योंकि ये लोग ऐश को दबाने के लिए पानी यूज़ करते हैं और वो पानी बाकी वाटर बॉडीज़ में मिलके कुछ इस तरीके का हो जाता है। अब वहाँ के जो जानवर हैं दोस्तों, उनको तो पता नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है, और ना ही वो हमारी तरह रोड पे आके मांग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? हमें ही दोस्तों रोड पर आना होगा, या हमें ही मांग करनी होगी इन जानवरों के लिए, क्योंकि ये जानवर दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए। ये रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं बच पाते हैं, ये ख़राब हो जाता है, तो हमारी आने वाले जनरेशन्स को इसका भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों ये वही हिंदुस्तान है जहाँ पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बहुत लोगों ने अपनी जान दे दी थी। हमें भी उन्हीं लोगों से प्रेरणा लेके अभी दिहिंग पटकई को बचाना होगा। क्या कर सकते हैं हम लोग? दोस्तों सबसे पहले तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों को और सब लोगों को दिखाइए, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को इस वीडियो को टैग कीजिए, ताकि उनको पता चले कि क्या सच्चाई है, क्या हो रहा है वहाँ पे। एटलीस्ट लोगों को पता तो चले, क्योंकि अभी उम्मीदें ख़त्म नहीं हुई हैं। Save Dihing Patkai. 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 Save Dihing Patkai.